नमस्कार। आइए भारत की खोज के प्रश्न अभ्यास के द्वितीय कलांश में प्रश्न अभ्यास के दूसरे भाग में प्रश्न संख्या 17 को पढ़ते हैं। औरतों के पर्दे में अलग अलग रहने से सामाजिक जीवन के विकास में रुकावट आई, कैसे? स्पष्ट कीजिए। कैसे रुकावट आई, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, औरतों के पर्दे में अलग थलग रहने से सामाजिक जीवन के विकास में रुकावट आई। उन्हें शिक्षा से वंचित रहना पड़ा। अब समाज में उनकी भागीदारी कम हो गई। उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य में गिरावट आई। औरतें घर की चहारदीवारी तक सिमट कर रह गईं। नारी उत्पीड़न बढ़ गया। पुरुषों के अधिकार और वर्चस्व बढ़ते गए। इससे सामाजिक विकास में गिरावट आई। इससे सामाजिक विकास में गिरावट आई। इस तरह से आप इस प्रश्न के उत्तर लिख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 पर, मध्यकाल के इन संत रचनाकारों की अनेक रचनाएं अब तक आप पढ़ चुके होंगे। इन रचनाकारों की एक एक रचना अपनी पसंद से लिखिए। जैसे रचनाकार अमीर खुसरो, कबीर, गुरु नानक, रहीम। आइए इनकी एक एक रचना को पढ़ते हैं। अमीर खुसरो की रचना पहेलियां और मुकरिया। वह आवे तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोय। मीठे लागे उनके बोल, क्यों सख साजन ना सखी ढोल। यह जो है मुकरिया से लिया गया है। इसी तरह से कबीर की रचना है बीजक। कबीर एक महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने समाज में व्याप्त तत्कालीन कुरीतियों पर जमकर प्रहार किया। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। ना तो कौने क्रियाकर्म में, नहीं यूं बैराग में। कहो कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इस तरह से तीसरे रचनाकार गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहिब। चार नदी अंगनी असराला कोई, गुरमुख बूझे सबद निराला। साकत दुर्मति डूबहि दाझहि, गुर राखे हरि शिव राता है। इस तरह से इनके उसमें पंक्तियां मिलती हैं। रहीम के दोहे रहीम की रचना का नाम है, रहीम के ग्रंथ का नाम है। इस तरह से रहीम का एक दोहा है, रहीमन यही संसार में सबसे मिलियो धाई। ना जाने के भेष में नारायण मिल जाएं। इस तरह से रहीम ने भी लिखा है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, बात को कहने के 3 प्रमुख तरीके अब तक आप जान चुके होंगे। कोई बात हम जब कहते हैं वह 3 तरीके से कही जाती है, अभिधा के द्वारा, लक्षणा के द्वारा, व्यंजना के द्वारा। अभिधा वह है जहाँ पर हम सीधे सीधे बात को कहते हैं और बात का सीधे सीधे अर्थ स्पष्ट हो जाता है। लक्षणा वह है जहाँ कुछ संकेतों के माध्यम से बात को समझाया जाता है। व्यंजना वहाँ है जहाँ पर बात को कहने के बाद बात को समझने के लिए उसका अर्थ निकालना पड़ता है, उसका व्यंजनार्थ निकालना पड़ता है, व्यंजन रूपी अर्थ निकालना पड़ता है। जैसे यहाँ देखिए, बताइए नेहरू जी का निम्नलिखित वाक्य इनमें से किसका उदाहरण है? अभिधा का है, लक्षणा का है या व्यंजना का है? यह भी बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है। आइए देखते हैं कथन क्या है। कथन है, यदि ब्रिटेन ने भारत में यह बहुत भारी बोझ नहीं उठाया होता जैसा कि उन्होंने हमें बताया है, और लंबे समय तक हमें स्वराज करने की यह कठिन कला नहीं सिखाई होती जिससे हम इतने अनजान थे, तो भारत न केवल अधिक स्वतंत्र और अधिक समृद्ध होता बल्कि उससे कहीं अधिक प्रगति की होती। इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। क्यों है? इसमें अंग्रेजों पर व्यंग है। अंग्रेजों ने हमारा बोझ उठाया नहीं बल्कि हम पर थोपा था, जिससे मुक्त होने में हमें लंबा समय लगा। इस तरह से 20वें प्रश्न पर चलते हैं।
नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गईं। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया। आपके विचार से आज़ादी की लड़ाई के बारे में कही गई ये बातें किस नई ताकत की ओर इशारा करती हैं? किस नई ताकत की ओर इशारा कर रही हैं? वह कौन व्यक्ति था और उसने ऐसा क्या किया जिसने ग्रामीण जनता को भी आज़ादी की लड़ाई का सिपाही बना दिया? तो उत्तर लिखेंगे, उपयुक्त वाक्य इशारा करती है कि भारत के मध्यम वर्ग में नई ताकत की खोज की गई जिसमें हर विपत्ति का सामना करने की शक्ति थी। उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। इससे मध्यम वर्ग में राजनीतिक चेतना जाग उठी। यह वर्ग भारत की आज़ादी के लिए जागरूक हो उठा। यह वर्ग उठ खड़ा होकर आज़ादी के लिए सीना ताने खड़ा रहा। इसी तरह 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21वां प्रश्न जो है, भारत की जय, आपके विचार से इस नारे में किसकी जय की बात कही जाती है? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। भारत की जय के नारे से हमारे विचार में भारत की पावन भूमि, नदियाँ, जल, जंगल, पर्वत, सागर, पशु पंछी, समस्त प्राणी जगत, इतिहास, भूगोल की जय की बात कही गई है, क्योंकि इन सबको मिलकर, इन सबको मिलाकर भारत माता की तस्वीर पूरी होती है। इन चीज़ों को किसी तरह से भारत माता से अलग नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से भारत की जय का मतलब है भारत के हर एक वस्तु की जय, भारत में रहने वाली हर एक वस्तु की जय, भारत में स्थित हर एक वस्तु की जय। इस तरह से आप लिख सकेंगे। 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में तनाव कब बढ़ा था? भारत में तनाव कब बढ़ा था? भारत में तनाव सन 1942 के शुरू के महीनों में बढ़ा। युद्ध का मंच लगातार निकट आता जा रहा था और भारत के शहरों पर हवाई हमलों की संभावना पैदा हो गई थी। 23वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 23 में क है, अंग्रेजी सरकार शिक्षा के प्रसार को नापसंद करती थी। क्यों अंग्रेजी सरकार शिक्षा के प्रसार को नापसंद करती थी? क्यों? ख है, शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने के बावजूद अंग्रेजी सरकार को शिक्षा के बारे में थोड़ा बहुत काम करना पड़ा। क्यों? तो दोनों का उत्तर इस तरह से लिखेंगे। क में लिखेंगे, अंग्रेजी सरकार शिक्षा के प्रसार को इसलिए नापसंद करती थी क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय अशिक्षित व असभ्य रहें, ताकि भारतीय पढ़ लिख कर जागरूक न बन सके, जिससे उनका शासन निर्बाध गति से चलता रहे, उनमें नई चेतना तथा अपनी आज़ादी के प्रति लगाव पैदा न हो। ख, शिक्षा प्रसार को नापसंद करने के बावजूद अंग्रेजी सरकार को अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार भारत में करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसके कई कारण थे। निम्न कारण जो इस तरह से दिए जा रहे हैं। उसे अपना काम चलाने के लिए कुछ भारतीयों की आवश्यकता थी, अतः वे अपना काम कराने के लिए कम वेतन पर क्लर्क तैयार कर सकें। कम वेतन पर बड़े बाबू लिपिक क्लर्क तैयार कर सकें, जो कार्यालय में बैठकर उनके कार्य कर सकें। वे भारतीयों को पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगना चाहते थे ताकि वे अंग्रेजी सरकार के भक्त बने रहें। इन पर भारतीय समाज सुधारकों के माध्यम से शिक्षा के प्रचार प्रसार का दबाव बनाया जा रहा था। 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश शासन के दौर के लिए कहा गया है, नया पूंजीवाद सारे विश्व में जो बाजार तैयार कर रहा था, उसे हर सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ना ही था। क्या आपको लगता है कि अब भी नई पूंजीवाद पूरे विश्व में जो बाजार तैयार कर रहा है, उससे भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ रहा है? कैसे? इसका उत्तर लिखेंगे। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि इस नए पूंजीवाद से पूरे विश्व के साथ भारत और आर्थिक ढांचे पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इस पूंजीवाद के परिणाम स्वरूप वर्तमान पीढ़ी में किसी भी तरह कोई न कोई व्यवसाय अपनाकर धन कमाने की होड़ बढ़ी है। इसका प्रभाव यह पड़ा कि देश की पूंजी बाहर जा रही है,
स्थानीय उद्योग धंधों का पतन हो रहा है, भारत में विदेशी सामानों की भरमार हो रही है। इससे समाज में अमीरी गरीबी की खाई बढ़ रही है। धनी और ठगी तथा गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। धनी तथा गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। हमारा धन पूंजीपतियों के हाथों में जा रहा है। इससे स्वदेशी उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं। लोगों का विदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है। यहाँ यह प्रभाव पड़ रहा है कि धनी जो है धनी होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। इस तरह से 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25वां प्रश्न है, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर निम्नलिखित में किस तरह का बदलाव आया, पता कीजिए। कांग्रेस संगठन में, लोगों में, विद्यार्थियों, स्त्रियों, उद्योगपतियों आदि में, आज़ादी की लड़ाई के तरीकों में, साहित्य, संस्कृत, अखबार आदि में। देखते हैं, कांग्रेस संगठन में शिथिलता समाप्त हो गई। गांधी जी के आने से कांग्रेस संगठन की मजबूती बढ़ी। इसमें किसान एवं मजदूर वर्ग भी शामिल होकर नए उमंग के साथ कार्य करने लगे। छात्र विश्वविद्यालय छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। औरतें भी शामिल हुई। कई धनी वर्ग भी गांधी जी के संपर्क में आए। इन लोगों ने गांधी जी के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध नारा बुलंद किया। आज़ादी का नारा, स्वतंत्रता का नारा बुलंद किया। आज़ादी की लड़ाई के तरीकों में भी परिवर्तन आया। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ाई, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को प्रमुख हथियार बनाया। साहित्य, संस्कृत का विकास हुआ। कई अखबार निकले। अखबारों में अंग्रेजों की दमन की नीति की खबरें प्रमुखता से छपने लगी। स्वतंत्रता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी। और इसी तरह से मुंशी प्रेमचंद का लिखी रचना सोजे वतन को अंग्रेजों ने जब्त कर ली। इसी तरह से 26वें प्रश्न की बात करें। अक्सर कहा जाता है कि भारत अंतर विरोधों का देश है। अक्सर कहा जाता है भारत अंतर विरोधों का देश है। आपके विचार से भारत में किस किस तरह के अंतर विरोध हैं? कक्षा में समूह बनाकर चर्चा कीजिए। भारत में किस किस तरह के अंतर विरोध हैं? कक्षा में समूह बनाकर इनकी चर्चा करनी है। संकेत: अमीरी गरीबी, आधुनिकता, मध्ययुगीनता, सुविधा संपन्नता, सुविधा विहीन आदि। तो भारत में अंतर विरोधों का देश है। भारत अंतर विरोधों का देश है। इस देश में अनेक प्रकार के अंतर विरोध रहे हैं। इसमें जहां एक ओर काफ़ी अमीरी है तो दूसरी ओर अधिकांश जनता गरीबी की मार झेल रही है। अमीर गरीब के बीच खाई चौड़ी होती जा रही है। देश में अमीर लोग कई प्रकार की सुविधाओं के माध्यम से उत्तम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो गरीब लोग जो सुविधा विहीन हैं वे निम्न स्तरीय जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। शहरों में आधुनिकता की झलक दिखाई देती है तो गांव अभी भी मध्ययुगीन दौर में हैं। गांव अभी भी मध्ययुगीन दौर में हैं। प्रश्न संख्या 27 की बात करें तो पृष्ठ संख्या 122 पर नेहरू जी ने कहा कि हम भविष्य की उस एक दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां राष्ट्रीय संस्कृतियां मानव जात के अंतर राष्ट्रीय संस्कृति में घुल मिल जाएगी। आपके अनुसार उस एक दुनिया में क्या क्या अच्छा है और कैसे कैसे खतरे हो सकते हैं? उस दुनिया में क्या क्या अच्छा है, उस एक दुनिया में क्या क्या अच्छा है और कैसे कैसे खतरे हो सकते हैं? तो उत्तर इस तरह से लिखेंगे, हमारे अनुसार या हम सब के अनुसार वह दुनिया सबसे अच्छी होगी जिसमें सबको जीने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए आज़ादी बिना भेदभाव का हो। सबकी आज़ादी हो, रहने खाने की आज़ादी हो, जिसमें कोई भेदभाव न हो। इसका परिणाम यह होगा कि कोई देश अलग थलग नहीं रह सकता। सभी देशों की संस्कृतियां एक दूसरे से घुल मिल जाएंगी, यानी सभी देश मिलकर ही उन्नत की ओर अग्रसर हो पाएंगे। एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ेगा तथा सभी उन्नत के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। इससे हम भारतीय अच्छे विश्व नागरिक बन सकेंगे, विश्व के अच्छे नागरिक बन सकेंगे। इसी तरह से 28 प्रश्न की बात करें, आखिर यह भारत क्या है?
अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह से खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानकर कहा जा सके, जिसे जानदार कहा जा सके? ये प्रश्न अध्याय 2 के शुरुआती हिस्से से लिए गए हैं। अब तक आप पूरी पुस्तक पढ़ चुके होंगे। आपके विचार से इन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं, लिखिए। जो कुछ आपने पढ़ा है उसके आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर उत्तर लिखें। तो इस तरह से उत्तर लिखेंगे। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला प्राचीनतम देश है। यहाँ के विशिष्ट संस्कृति और सभ्यता, भारत की सभ्यता और संस्कृति की महानता शुरू से वर्तमान तक विश्व में लोकप्रिय रही है। यही कारण है कि अनेक हमलावरों ने इसे नष्ट करने का प्रयास किया है। इसके बावजूद भी इसकी सत्ता को कोई समाप्त नहीं कर पाया। आज भी विश्व की महान सभ्यताओं के नष्ट होने के बाद भी यह अपना अस्तित्व बनाए हुए है। भारत अपना अस्तित्व बनाए हुए है। यहाँ की जनता, उनका रहन सहन, खान पान, सोचने विचारने के तरीके शामिल हैं। भौतिक स्वरूप में नदी, पहाड़, जंगल आ सकते हैं। भारत अतीत में महान संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता था। यहाँ की राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा प्रमुख थी। यहाँ राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा प्रमुख थी। इस तरह से 29वें प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संस्कृति के बारे में गांधी जी के विचार क्या थे? भारतीय संस्कृति के बारे में गांधी जी के विचार क्या थे? भारतीय संस्कृति के बारे में गांधी जी के विचार जो थे उसको इस तरह से लिखेंगे कि भारतीय संस्कृति के बारे में गांधी जी की प्रतिध्वनि है अहिंसा। गांधी जी पर भगवद गीता के उपदेशों का व्यापक असर रहा। वे कहते थे कि अहिंसा और कायरता पूर्ण लड़ाई में कायरता की बजाय अहिंसा को पसंद करूंगा। आज भी लोगों द्वारा उनके अहिंसा और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे अहिंसात्मक हथियारों को आजमाया जा रहा है। इस तरह से गांधी जी की अहिंसा सबसे बड़ी चीज है। 30वें प्रश्न की बात करें। सिंधु घाटी के अंत के बारे में अनेक विद्वानों के कई मत हैं। आपके अनुसार इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा? तर्क सहित लिखिए। तो इसका उत्तर इस तरह से आप लिख सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में विचार है कि अकस्मात किसी ऐसी घटना जैसे भूकंप, बाढ़ या मौसम के प्रभाव के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। इस सभ्यता के अंत का दूसरा कारण हमारे विचार से यह हो सकता है कि खुदाई के दौरान इस सभ्यता में हथियार नहीं मिले हैं। इस बात से यह पता चलता है कि यहाँ के लोग शांतप्रिय थे। शायद बाहरी लोगों ने आक्रमण कर इस सभ्यता का अंत कर दिया होगा। 31वें प्रश्न की तरफ चलते हैं जिसमें क है। भारत पर प्राचीन काल से ही अनेक विदेशी आक्रमण होते रहे। उनकी सूची बनाइए, समय क्रम में बनाइए तो और भी अच्छा रहेगा। भारत पर प्राचीन काल में होने वाले आक्रमणों को निम्नलिखित रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। पहले महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, नादिर शाह, अफगानियों का आक्रमण, मंगोलों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, अंग्रेजों का आक्रमण। इस तरह से ख की बात करें। आपके विचार से भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना इससे पहले के आक्रमणों से किस तरह अलग है? तो ब्रिटिश सरकार से पूर्व पहले जितने भी जातियों ने भारत पर आक्रमण किया, या तो उसने देश में खूब लूटपाट मचाई, धन संपत्ति लूटकर चले गए, या यहीं बस गए। लेकिन उन विदेशियों ने भारत पर शासन भी किया और भारत को अपनेपन के भाव से देखा। लेकिन अंग्रेज, इसके विपरीत अंग्रेजों की शासन सत्ता पूर्णतः अलग थी। उन्होंने भारत को लूटा और शासन की बागडोर अपने हाथों में लेकर भारत को गुलाम बना दिया। भारत का प्रशासनिक ढांचा इंग्लैंड से तैयार होने लगा। इस तरह से अलग था। 32वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और यह आज का अंतिम प्रश्न है। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब और कहां पारित हुआ? भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ। कब, कहां? मुंबई में पारित हुआ। कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में पारित हुआ। इस तरह से आज का यह प्रश्न यहीं समाप्त करते हैं। भारत की खोज पुस्तक के समस्त प्रश्नों को आज हमने कर लिया है। पुस्तक के लास्ट में दिए गए 27 प्रश्न, उसके अतिरिक्त कुछ और प्रश्न हमने
इसमें शामिल किए हैं, जिसके उत्तर आपको दे चुके हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप एक साथ पढ़कर अच्छे से अपने विषय की तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।